नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा और स्वागत करती हूं आपका दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां, प्रेरणादायक कहानियां और योजनाओं की जानकारी आपके बीच लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, खबरें खेती के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया। प्रदेश सरकार किसानों की आय को दुगुना करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से कम पानी में अधिक उत्पादकता, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण नीलिमा प्रभेद से करें बैगन की खेती। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पिछले दिनों पटना के मुख्य सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद प्रदेश के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पत्रकारों को बताया कि सरकार पशुपालकों को सभी योजनाओं की जानकारी देकर उनको लाभ पहुंचाएगी ताकि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। सरकार किसानों की आय को दुगुना करने के लिए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। किसान भाइयों, दलहनी फसलें मनुष्य के साथ साथ मिट्टी के लिए भी काफी लाभप्रद होती हैं। इन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का गुण होने के कारण दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाती है, जो खेती के लिहाज से बेहद जरूरी है। इसलिए केंद्र सरकार भी दलहनी फसलों के अधिकाधिक उत्पादन पर विशेष ध्यान दे रही है। दलहनी फसलों के पोषण के हिसाब से सल्फर का प्रयोग जरूरी हो जाता है, जो उत्पादन को 20 से 25% तक बढ़ा देता है। साथ ही अगर 2-3 फसल चक्र में सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल खेत में ना किया गया हो तो किसान भाई इसका प्रयोग अवश्य कर दें। खबरें खेती के में हम आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात करवाएंगे वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान राम अभिषेक सिंह से, जो फूल गोभी की खेती से अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। जागरूक किसान खेती को मुनाफे की खेती में बदल सकते हैं, क्योंकि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वैशाली जिले के किसान राम अभिषेक सिंह ने 1.5 एकड़ में फूल गोभी की आगत और पिछात दोनों खेती की है। राम अभिषेक ने गोबर, खली, यूरिया खाद का प्रयोग खेती में किया है और परिणाम खेती की हरियाली स्वयं बता रही है। इस बार फूल गोभी से 1.5 लाख की लागत के बाद 2 गुना मुनाफा इन्हें मिल चुका है, जबकि खेत में इनकी फसल अभी भी मुनाफा देने के लिए तैयार है। किसान अगर धान गेहूं के साथ आधुनिक तकनीक से मौसमी सब्जी की भी खेती करें तो उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अंतर आ जाएगा। जुताई यानी टिलेज का मुख्य उद्देश्य अगली फसल के लिए खेत को तैयार करना, खरपतवार को उखाड़कर खत्म करना, मृदा अपरदन को कम करना, हानिकारक कीटों को मारना एवं मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाना है। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति न्यूनतम जुताई या बिना जुताई जीरो टिलेज के द्वारा भी की जा सकती है। जीरो टिलेज फसल उत्पादन का वह तरीका है जिसमें मिट्टी को पारंपरिक तरीके से जोतने की जगह विशेष उपकरणों की मदद से सीधे मिट्टी को पलटे बिना बीज की बुआई की जाती है। जीरो टिलेज पद्धति से खेती में प्रति एकड़ 5% पानी की बचत होती है, जो वर्तमान स्थिति में समय की जरूरत भी है। शून्य जुताई सीधे बुआई वाले चावल, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग आदि के लिए खरीफ मौसम में तथा गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि के लिए रबी मौसम में बेहतर साबित होता है। जीरो टिलेज विधि से किसान
फसल चक्र को आसानी से अपना सकते हैं और अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई आधुनिक और वैज्ञानिक सिंचाई विधियां हैं जो पानी बचाते हुए उत्पादन को बढ़ाती है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये पद्धतियां बेहद कारगर हो रही हैं। सब्जियों की खेती में धान और गेहूं के विपरीत पटवन की जरूरत ज्यादा संख्या में पड़ती है। सिंचाई की इन पद्धतियों में पौधे तक उतना पानी नहीं पहुंच पाता जितने की उनको जरूरत होती है। ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर सिंचाई विधि से पानी की बचत भी होती है और सब्जियों की उत्पादकता भी बढ़ती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करना है। सब्जियों की खेती में सिंचाई की ये तकनीक काफ़ी कारगर साबित हो रही है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितनी उन्हें अच्छी बढ़ावर के लिए ज़रूरत होती है। इस प्रकार माइक्रो स्प्रिंकलर यानी फव्वारा सिंचाई प्रणाली में पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी कृत्रिम वर्षा के रूप में भूमि की सतह पर गिरता है। इस सिंचाई पद्धति में पारंपरिक सिंचाई की तुलना में 40 से 50% कम जल की खपत होती है। इस प्रणाली को अपनाकर यदि उर्वरक का व्यवहार इसके माध्यम से किया जाए तो इससे लगभग 25 से 30% उर्वरक की बचत होती है। साथ ही सब्जियों की उत्पादकता में 30 से 40% तक की वृद्धि होती है। छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र और राज्य की तरफ से इन सिंचाई यंत्रों को खेती में लगाने के लिए 90% तक का अनुदान भी दिया जा रहा है। सब्जी उत्पादन किसान भाइयों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुका है। जो किसान उन्नत प्रभेदों से सब्जी की खेती कर रहे हैं, उनकी आमदनी अच्छी हो रही है। बैंगनी रंग का बैगन देखने में आकर्षक भले ना लगे, लेकिन स्वाद में लाजवाब होता है। उन्नत प्रभेदों से की गई बैगन की खेती आज कई किसान सालों भर उपज कर रहे हैं और उसका मुनाफा भी ले रहे हैं। पूसा अनमोल, पूसा पर्पल लौंग, पूसा सम्राट के साथ साथ स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण नीलिमा को कृषि वैज्ञानिक बैगन के उन्नत प्रभेद मानते हैं। कि बैगन के जब आप खेती करते हैं तो यह देखना है कि कौन सा प्रभेद हम लगा रहे हैं। यदि आप उन्नत प्रभेद लगाएंगे तो उसमें आपकी उपज भी अच्छी होगी। बैगन के प्रभेद जो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं वह है पूसा पर्पल लौंग, पूसा अनमोल, पूसा सम्राट, पंत सदाबहार और इसी तरह से बहुत सारी वैरायटी है। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस बैगन पे अनुसंधान हुआ है और वहाँ से कुछ नई वैरायटी जो रिलीज़ हुई है जो हम लोग यहाँ लगाते हैं और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव यहाँ पाया गया है, वह है स्वर्ण श्यामली और स्वर्ण प्रतिभा। एक और वैरायटी जो है वो है स्वर्ण नीलिमा। ये बैगन जो है ये बहुत अच्छी वैरायटी के है। इसमें जो स्वर्ण नीलिमा है वो अच्छी वैरायटी है, उसको आप अभी लगा सकते हैं। आइए किसान भाई, अब एक नजर डालते हैं आज के मंडी भाव पर। राजधानी पटना की बाजार समिति सब्जी मंडी में आलू प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर हुए। नया लाल आलू 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 2,800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, लोकल प्याज 2,500 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए डालते हैं एक नज़र मौसम समाचार पर। अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण राज्य में कड़ाके की ठंड और शीतलहर बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में धूप निकल सकती है, लेकिन सर्द पछुआ हवाओं के कारण हवा में कनकनी भी मौजूद रहेगी। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चलेंगी। आज के कृषि समाचार में आपने देखा सरकार की नीति, सूचना
सफलता की कहानी, मंडी भाव और आज के मौसम का हाल। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे और कृषि जगत से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। नमस्कार दर्शकों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। दर्शकों, बिहार को दलहन का कटोरा कहा जाता है। बिहार में दलहन की फसलों को बेचने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिसमें किसान खुद से बाज़ार में या मंडी में जाकर अपनी फसलों को बेचते हैं। सरकार ने इन फसलों को बेचने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की है। इनमें से कुछ एजेंसी हैं जो इसके लिए बहुत काम कर रही हैं। इसमें से एक एजेंसी है नेफेड। नेफेड के बारे में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। नेफेड कैसे काम करता है ये भी बात करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ है नेफेड के स्टेट प्रमुख रंजय कुमार जी। रंजय कुमार जी, आपका हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि बिहार में दलहन की अधिप्राप्ति के लिए क्या क्या संभावनाएँ हैं। जैसा आपने बताया कि बिहार में किसान से फसलों की अधिप्राप्ति कैसे की जाएगी, इस विषय में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जब हम दलहन की बात करते हैं तो बिहार में मसूर और चना का प्रोडक्शन ज़्यादा है और एमएसपी में इनका प्रोक्यूरमेंट हो सकता है। पीएम आशा गाइडलाइन के अनुसार पहले इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर को एक प्रपोजल भेजती है और तो प्रपोजल में ये रहता है कि बिहार गवर्नमेंट एमएसपी में स्टेट में प्रोक्यूरमेंट करना चाहती है। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर से इसका अप्रूवल आता है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है वो क्वांटिटी मेंशन करके अप्रूवल आता है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्टेट लेवल एजेंसी डिसाइड करती है। लास्ट ईयर में यहाँ पे बिहार में जो स्टेट लेवल एजेंसी थी वो स्टेट फूड कॉरपोरेशन थी। स्टेट फूड कॉरपोरेशन का ये रोल होता है कि वो केंद्र का चयनित करते हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे केंद्र खोला जाएगा, वहाँ पे गनीवैक्स का अरेंजमेंट करना होता है इन कोऑर्डिनेशन विथ नेफेड एंड अदर सेंट्रल एजेंसीज। उसके बाद किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और अगर बाज़ार भाव एमएसपी से नीचे होता है तो किसान क्रय केंद्र पे आते हैं और वो पहले से रजिस्टर रहते हैं तो उनका ये फ़ायदा होता है कि उन्हें ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है। उसके बाद जो हमारे पैक्स हैं, पैक्स किसानों से अधिप्राप्ति करते हैं और जो किसानों का भुगतान होता है उनके खाते में 72 घंटे के अंदर चला जाता है। रंजय जी, किसान ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि किसान नेफेड से किस तरह से अधिक लाभ उठा सकती है। किसानों के लिए नेफेड में क्या संभावनाएं हैं उनके बेहतर फसल मूल्य के लिए। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पैक्स अपना क्रय केंद्र खोलती है, इस बार नेफेड ये प्लानिंग कर रही है कि जो दलहन के पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे नेफेड अपना मॉडल सेंटर खोलेगी ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। उसके हमारा ये टारगेट है कि हमारे मॉडल सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपना उत्पाद डायरेक्ट नेफेड को दे पाएँ। वहाँ पे किसानों के लिए सारी व्यवस्था मौजूद रहेगी जिससे किसान भाइयों को कोई तकलीफ़ नहीं उठाना पड़ेगा। रंजय जी, बहुत सारी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं जो बिहार में काम कर रही है। नेफेड के अलावा भी बहुत सारी सहकारी संस्थाएं हैं, तो किसान क्या ऐसा कर सकते हैं नेफेड के अलावा
और कौन सी संस्थाएं हैं जो उन्हें बाज़ार में अच्छी मूल्य दिला सकती हैं, एमएसपी उनको ज़्यादा बेहतर मिल सकता है, उन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? जैसा आपने बोला कि नेफेड के अलावा एक और सेंट्रल नोडल एजेंसी है जिसका नाम एनसीसीएफ है, उसका भी बिहार में कार्यालय है, वो भी नेफेड की तरह खरीदी करती है। इसके अलावा नेफेड ये प्लानिंग कर रहा है कि कुछ जो पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे एफपीओ के द्वारा भी क्रय केंद्र खोला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान केंद्र पर आकर जो गवर्नमेंट का स्कीम है उसका बेनिफिशरी बने। रंजय जी, जैसे किसानों ने दलहन की फसल उगा ली, उनके पास अब वो फसल है, अब उनको एक गाइडेंस चाहिए कि वो कैसे नेफेड या ऐसे किसी भी सहकारी संस्था तक कैसे पहुँचे, इसके लिए क्या अवेयरनेस है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? मतलब किसान उन संस्थाओं तक जा रहे हैं या वो संस्थाएं या कोई सहकारी संस्था किसान तक कैसे पहुँचे कि उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके? इसमें जैसे पहले भी बताया गया है कि बिहार में 2 सेंट्रल एजेंसीज हैं, नेफेड एंड एनसीसीएफ। उसमें बिहार गवर्नमेंट ये करती है कि एनसीसीएफ और नेफेड को डिस्ट्रिक्ट डिवाइड कर देती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट नेफेड को मिलता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट एनसीसीएफ को मिलता है। फिर यहाँ पे एक स्टेट लेवल एजेंसी होती है, एसएफसी होती है, स्टेट फूड कॉर्पोरेशन। वो आगे सारे जितने पैक्स हैं बिहार में उसके साथ एग्रीमेंट करती है कि उनके माध्यम से बिहार में मसूर और चना दाल का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए जो स्टेट लेवल एजेंसी है वो समाज एडवर्टीजमेंट भी न्यूज़पेपर में निकालती है जिसमें किसानों को वो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है पोर्टल पे सारा डिटेल दिया रहता है। इसके अलावा नेफेड एनसीसीएफ भी एडवर्टीजमेंट निकालती है। इसमें और मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि नेफेड के वेबसाइट और एनसीसीएफ के वेबसाइट पर भी जाके किसान सीधे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रंजय जी, किसान अक्सर देखा जाता है कि किसान को सहकारी संस्थाओं जैसे नेफेड है या जैसे आपने बताया अन्य सहकारी संस्थाएं भी हैं, तो इनका अक्सर होता है कि पेमेंट उनको लेट से आता है या कभी गड़बड़ हो जाती है पेमेंट, जिसके कारण कि किसान जनरली ऐसे संस्थाओं में जाकर अपना फसल बेचने से बचते हैं। वो मार्केट में बिचौलियों को बेच देते हैं, मार्केट में जाके दे देते हैं क्योंकि उनको कम मिलता है लेकिन तुरंत मिल जाता है। तो आप बताएंगे कि ये पेमेंट का सारा प्रोसेस कैसे होता है, जो किसानों को अपना फसल बेचने के बाद कितने समय के बाद और कैसे उनको अपना पेमेंट जल्द से जल्द मिल सकता है? इस बारे में मैं पहले भी बता चुका था कि नेफेड का खुद का एक पोर्टल है। इसके आगे मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो हमारा नेफेड ने पोर्टल बनाया है इसमें आधार बेस रजिस्ट्रेशन होता है, जो प्री रजिस्ट्रेशन होता है उसमें किसान आते हैं, उसमें आधार के द्वारा उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें बैंक डिटेल डालते हैं, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। जब किसान अपना उपज नेफेड के क्रय केंद्रों पर दे देता है उसके बाद पोर्टल में सारे एंट्री होता है और 72 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान हो जाता है। कभी भी कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया बीच में प्रोसेस में तो उसको बैंक के द्वारा तुरंत रिजॉल्व किया जाता है। हमारा यही फोकस रहता है कि किसानों को टाइमली पेमेंट हो सके ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसान एमएसपी पे अपना उत्पाद देने के लिए तैयार रहें और उनको बिचौलियों को अपना फसल नहीं देना पड़े। रंजय जी, हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो डिजिटली अवेयर नहीं हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि कौन से केंद्र पे जाना है, उन्हें अपने आप को रजिस्टर करने के लिए भी किस जगह पे कौन से वेबसाइट पे जाके वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं जिससे इस योजना का उन्हें लाभ मिल सके। तो ऐसे किसानों को आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि वो कौन से केंद्र पे जाकर अपने आप को नेफेड के या किसी अन्य सहकारी संस्थाओं में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? इसमें मैं किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे पहले ही बताया था कि जो स्टेट लेवल एजेंसी होती है आगे वो पैक्स को केंद्र का काम देती है, तो किसान भाई जो उनके निकटतम पैक्स के केंद्र हैं वहाँ पर जाकर हमारे जो ई समृद्धि पोर्टल है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें जो डॉक्यूमेंट उनको लेके जाना है उसमें किसान अपना आधार कार्ड लेके जाए और
अपना बैंक डिटेल और पासबुक की कॉपी लेके जाए। इसमें उनको केंद्र पे कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा किसान भाई नेफेड के पोर्टल या एनसीसीएफ के पोर्टल पे भी हमारे ई समृद्धि का लिंक है, वहाँ पे भी जाके वो खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जो हमारा पोर्टल बना हुआ है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। किसान चाहे तो अपने मोबाइल से भी खुद उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और अगर किसान भाइयों को रजिस्ट्रेशन में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो हमारे नेफेड ऑफिस में बात करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नेफेड के पोर्टल पे करवाएं। रंजन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इन जानकारियों से बहुत फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें उनकी फसलों का अच्छा मूल्य मिलने में सहायता होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज के अंक में आपने देखा कि किस तरीके से यांत्रिक विधि के जरिए हम सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से अपने फसलों को तैयार कर सकते हैं। सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिन योजनाओं के जरिए आप अपने फसल को और भी बेहतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस पर बनी एक शॉर्ट फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति सिन्हा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पर आप देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203,
द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।